दो ऑक्सीजन्स एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन्स एक नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन्स एक हाइड्रोजन। अब इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी बन गई है COCl। COCl। After COCl, now we have two options, acids and ester, both are same. दोनों पे तो तीन तीन ऑक्सीजन है। Esters 3 oxygens, acid 3 oxygens, but in case of acid, oxygen के बाद क्या है? हाइड्रोजन। Here oxygen के बाद R means carbon. तो ester is more important. Then we have acid. Now amide. And after amide, last is aldehyde. तो this preference is not according to functional groups. जैसे हम functional groups की नंबरिंग करते थे वैसा नहीं है। वहां पे तो हम अल्कोहल्स को लीस्ट प्रेफर्ड मानते थे, लेकिन यहाँ पे आपका अल्कोहल नंबर 1 पे है। So how to decide the priorities and how we get the answer of these priority orders? समझ आ गया सबको? So this is all about your E and Z confirmation. Now we have next topic. There is cyclic molecule, cyclopropane. In case cyclopropane is having one hydrogen, one methyl. If these are there, so we can say that this is going to be cis position. So cyclic molecules means cis means same side of molecule, and if it is CH3H opposite to each other, so this will become trans. So cis and trans isomerism is possible in case of cyclic molecules also. If we have chlorine, bromine, CH3 and OH, that is E or Z. It is E or Z. Chlorine and bromine में से which one is higher priority? Bromine. CH3 and OH. OH same side, Z confirmation. हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, जब आपका फर्स्ट एलिमेंट ही डिफरेंट है तो इसका मतलब ओ को ही लेना पड़ेगा ना आंसर डिसाइड करने के लिए। अगर फर्स्ट सेम हो तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो भी सेम हो तो उससे अगला देखते हैं, ऐसे। ठीक है। नाउ असाइन द आंसर विद ई और जेड। इट इज अगेन गोइंग टू बी जेड फॉर्म। तो आपके पास है cyclic molecules and its cis trans isomerism. In case we have cyclobutane, so we can show this isomerism again. Can you tell me this is cis or trans? Cis. Cis is also named as Z. Cis or Z, one and the same thing. So that's all about your geometrical isomerism. We are finished with the topic geometrical isomerism. Double bonds में एल्काइंस में geometrical isomerism नहीं होता, क्योंकि एल्काइंस में एक कार्बन पे सिर्फ एक ही कार्बन का बॉन्ड अटैचमेंट होती है। जैसे हम ऐसे देखते हैं ना CH and OH, हम ऐसे भी देख सकते हैं OH and NH। एक कार्बन पे दोनों में देखना, ऐसे कैसे देख सकते हैं? OH और NH2 या CH और NH2 इसमें क्या होगा? ऐसे नहीं देख सकते। इन दोनों को कंपेयर कर लो ना। इनको कंपेयर कर लो, इन दोनों को फिर ऊपर वाले को। हाँ तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया।
ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स में से हायर प्रायोरिटी, एक कार्बन में से दोनों की हायर प्रायोरिटी, ठीक है। डबल बॉन्ड इज देयर, ऑप्टिकल रोटेशन इज अगेन हिंडर्ड। अगर हम OH और H और CH3 को देखें तो बेटा OH इज हायर प्रायोरिटी और यहाँ पे CH3 इज हायर प्रायोरिटी। दिस इज कॉल्ड सिन, इसको हम कहते हैं सिन फॉर्म। Z या E नहीं बोलते, दिस इज कॉल्ड सिन फॉर्म। एंड इन केस वी हैव बेंजीन एंड, हाँ जी हाँ जी, नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने अपने रूल्स होते हैं ना। जब किसी का ऑक्साइम्स आते हैं, डबल बॉन्ड NOH आता है तो सिन ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी बच्चे, बेटे डबल बॉन्ड N आ गया था तो ऑप्टिकल रोटेशन इज हिंडर्ड, राइट। When we say hindered rotation is there, this group is OH, this is CH3. इस कार्बन पे इन दोनों में से हायर प्रायोरिटीज ऑफ CH3, तो OH और CH3 अगर सेम साइड पे आ जाएं तो सिन। और अब यहाँ पे देखो OH और हायर प्रायोरिटी किसकी है? बेंजीन, तो हम कहेंगे दिस इज एंटी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सिन एंड एंटी फॉर्म। हाँ जी, हाँ नहीं, लोन पेयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लोन पेयर को नहीं कंसीडर करना। यानी आपने OH एक साइड पे सिर्फ हमारे पास OH ही है, दूसरी साइड पे जो दो ग्रुप्स हैं इनमें से अगर सेम साइड पे आ जाए तो सिन, ऑपोजिट साइड पे आ जाए तो एंटी। तो दीज आर सिन एंड एंटी फॉर्म्स। In case we have carbon double bond nitrogen and it is H, तब भी आप ये सेम आइसोमरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हो। आप समझ गए, यहाँ पे H है, वहां पे OH था, बस यही डिफरेंस हुआ। H हो सकता है, अगर हम C डबल बॉन्ड NR लिखते तो भी आपको सिन एंड एंटी फॉर्म्स नजर आ सकती हैं। तो इसका मतलब सिन और एंटी फॉर्म्स का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने वहां पे एक नाइट्रोजन ले रखी है, इसलिए 4 ग्रुप्स की बजाय 3 देखने पड़ेंगे, राइट। क्या यहाँ पर हम क्या अब आपके पास जैसे अगर नाइट्रोजन के साथ OH की जगह पे H आ गया, ठीक है। अब बताओ अगर यहाँ पे हायर प्रायोरिटी ऊपर आ जाए तो दोनों H और हायर प्रायोरिटी सेम साइड पे हो गए तो आप क्या कहोगे? सिन, ठीक है। और H और लो हायर प्रायोरिटी नीचे चला जाए, ऑपोजिट आ जाए तो एंटी, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है? डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C और तीसरा था साइक्लोमोलिक्यूल्स। 3 कंडीशंस में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी शो करी। ये समझ आ गया जी? क्लियर हो गया? ओके बेटा, अब हमारे पास एक आइसोमरिज्म बचा है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, बट वो आपके स्कूल एग्जाम्स में या आपके सिलेबस में +1 में नहीं है। अभी मैं वो टॉपिक नहीं ले रही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जिस दिन हम लास्ट डे ऑफ द चैप्टर, लास्ट डे ऑफ द क्लासेस रखेंगे उस दिन हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करेंगे। वो सिर्फ +2 के लिए करना है हमें, क्योंकि +2 में उसकी जरूरत पड़ती है। तो +2 के लिए हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म करना है, दैट विल डू इन द लास्ट, क्योंकि फिलहाल हम अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्कूल के लिए नहीं है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स के लिए है, स्कूल एग्जाम्स में नहीं आएगा। अब आपके पास ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब हमने कौन कौन सा आइसोमरिज्म कर लिए? वी हैव डन ऑल, सारे के सारे स्ट्रक्चरल, फिर एक कन्फर्मेशनल और एक हमने किया ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब इन सारे कंसेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करके देखते हैं। लेट्स अप्लाई टुगेदर। यानी अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ कंपाउंड, तो हाउ यू कैन ड्रॉ द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स? हाँ जी बेटा, लास्ट वाले 2 नहीं समझ आए? आप बताओ क्या कहोगे? जैसे मान लो आपके पास H और H आ गया और यहाँ पे H और OH आ गया, तो जब R है तो आप कहोगे H और H दोनों लीस्ट प्रायोरिटी लेके चले, तो ये क्या हो गया? H और H कौन सी पोजीशन पे है? एंटी पोजीशन पे। यहाँ पे देखो R और OH दोनों किस पोजीशन पे हैं? सिन पोजीशन पे,
ऐसे देखेंगे, ठीक है। सिन और एंटी मतलब आपको इससे ये टॉपिक क्योंकि आपके +2 के लेवल पे जाके आएगा, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि डबल बॉन्ड एन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। सिर्फ इतना समझ आ गया, क्योंकि आपने ये फंक्शनल ग्रुप नहीं किया हुआ ना, ये इमीन है और ये शिफ्ट बेस है, तो इमीन्स और शिफ्ट बेस अभी आपने किया ही नहीं है, इसलिए आपको इसकी नॉलेज नहीं है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि डबल बॉन्ड एन अगर हमें दिखेगा तो हम सोच सकते हैं कि सिन और एंटी फॉर्म्स होंगी, ठीक है। क्लियर हो? ओके बेटा, अब आप जरा आइसोमेरिज्म को कंपाइल अप कर देते हैं। लेट्स प्रैक्टिस नाउ। प्रैक्टिस ऑफ आइसोमेरिज्म के लिए फर्स्ट है, पहले हम करते हैं एल्केन्स। अगर हमारे पास होता एल्केन्स, तो एल्केन्स में CH4 नो आइसोमेरिज्म, मीथेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन की ना तो कोई चेन होती है, ना कोई पोजीशन होती है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप, ना कोई रिंग, ना कोई चेन, कुछ भी नहीं बनता। अगर आपके पास होता C2H6, तो बताओ कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो गया? दो कार्बन में चेन का क्या मतलब? दो कार्बन ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे ड्रॉ करूं, क्या फर्क पड़ रहा है? नो चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का भी कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आप दो कार्बन है ही दो कार्बन, तो पोजीशन क्या कर लोगे आप, ठीक है। रिंग दो कार्बन का होता नहीं है, फंक्शनल ग्रुप इसके पास कोई है नहीं, मेटामेरिज्म के कोई चांसेस नहीं है। मेटामेरिज्म किस किस में होते हैं? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आंसर मिला, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। आप कहोगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, यानी स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड, सिर्फ स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस बनेंगी, इसके अलावा आपको कोई आइसोमेरिज्म नजर नहीं आएगा। Now we have C3H8, अगेन कन्फर्मेशनल। 3 में भी सिर्फ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हो सकता था और कोई भी नहीं। 3 में पोजीशन हो ही नहीं सकता बेटा, कि जब दो कार्बन लेंगे तो एक कार्बन जो मेरे हाथ में है, मैं उसे टर्मिनल पे नहीं लगा सकती, ना मैं इधर लगा सकती हूँ ना इधर, क्योंकि जब इधर लगाऊंगी तो भी प्रोपेन बनेगा, इधर लगाऊंगी तो भी प्रोपेन, ठीक है। तो कोई चेन आइसोमेरिज्म नहीं बना, नो आंसर, सिर्फ कन्फर्मेशनल। नाउ वी मूव ऑन टू C4H10। C4H10 में कन्फर्मेशनल तो होगा ही, टेक लगा दो, ये तो आपने किया भी था ब्यूटेन में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, स्टैगर्ड, कॉची फॉर्म, फुली स्टैगर्ड, एंटी फॉर्म्स एंड सो ऑन। इसके अलावा आपके पास 4 कार्बन को अगर मैं स्ट्रेट चेन बनाऊं तो ये ब्यूटेन है, और दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी 2-मिथाइल प्रोपेन। इट मीन्स दीज 2 आइसोमर्स आर देयर, तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स बन सकते थे, ठीक है। वन इज ब्यूटेन, सेकेंड इज 2-मिथाइल प्रोपेन। कौन से आइसोमरिज्म की बात की जा रही है? चेन आइसोमरिज्म। इट इज चेन आइसोमरिज्म। रीजन इज ये ब्यूटेन है, दिस इज बुट, एंड दिस इज हैविंग लॉन्गेस्ट चेन ऑफ प्रॉप। वर्ड रूट चेंज हुआ, जब वर्ड रूट चेंज हो जाए तो इट इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। Now we have C5H12. Position isomerism is not possible. Position isomerism is not possible. कुछ कोई सब दो ही तो आइसोमर, यानी ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं। बनाओ जरा C5H12, हाउ मेनी आइसोमर्स यू कैन ड्रॉ? C5H12, draw the number of isomers.
कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 पेंटेन। पेंटेन का एक और आइसोमर आप बना सकते थे। आप 4 कार्बन की चेन लो, ठीक है। एक मिथाइल आपके हाथ में है जिसको आप फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगा सकते। बताओ जी, यहाँ पे लगाऊं या इधर लगाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? समझ आ गया? नेक्स्ट वी हैव इज 3 कार्बन, एक ऊपर एक नीचे, राइट। ये हमारे पास था पेंटेन। कॉमन सिस्टम में इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एन पेंटेन। दिस इज आइसोपेंटेन। कॉमन सिस्टम में आइसोपेंटेन IUPAC नेम अब आपको आते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन। ये 3 आइसोमर्स बने, पेंटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। बताओ जी, तीनों कौन से आइसोमर्स हैं? चेन पोजीशन। अगेन दीज आर चेन आइसोमर्स। हाँ जी बेटा बोलो। आइसोपेंटेन का कोई मतलब नहीं, याद ही करना पड़ता है बेटा, कॉमन नेम है। कॉमन नेम है कि पेंटेन में 2-मिथाइल ब्यूटेन को आइसोपेंटेन बोलते हैं, ठीक है। Isopentane means a common name of the compound 2-methyl butane. Now make C6H14 isomers of C6H14. बताओ कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इसमें भी होगा कि नहीं? तो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म यहाँ पे भी होगा। C6H14. Draw the various isomer possible for C6H14. 5, correct. करेक्ट। सबके IUPAC नेम लिखो। क्या सब डिफरेंट नाम आ रहे हैं? C6H14 6 in straight chain, 5 और 2 पे मिथाइल, फिर 5 और 3 पे मिथाइल। 4 कार्बन, एक मिथाइल 2 पे और एक 3 पे, और फिर 4 कार्बन, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल। तो ये 5 आइसोमर्स बन सकते थे। बेटा पोजीशन आइसोमरिज्म तब होता है जब कंपाउंड के IUPAC नेम में नंबर्स चेंज हो जाए। इट इज हेक्सेन। दिस इज 2-methyl pentane. This is 3-methyl pentane. बेटा 2-methyl एंड 3-methyl pentane में से दोनों का वर्ड रूट सेम है, पोजीशन डिफरेंट हुई तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। क्लियर? These two are position isomers. Next is 2,3 dimethyl butane. And this is 2,2
dimethyl butane. Again these two are position isomers. तो पोजीशन आइसोमरिज्म जो है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 6 कार्बन. 5 कार्बन के पेंटेन तक कोई पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं था. अगर क्वेश्चन आ जाए कि एल्केन्स में कौन कौन सा आइसोमरिज्म हो सकता है, तो बेटा एल्केन में होता है कन्फर्मेशनल, चेन एंड पोजीशन. ओनली 3 आइसोमर्स. ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म इज पॉसिबल. तो आप याद रखोगे एल्केन्स में कौन कौन से आइसोमरिज्म पॉसिबल है. एल्केन्स कैन शो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, और पोजीशन भी किसकी देखनी पड़ती है हमें, मिथाइल की, पोजीशन ऑफ CH3. और तीसरी कंडीशन है कन्फर्मेशनल. और कन्फर्मेशनल क्योंकि मैंने कहा था काउंट नहीं किए जाते, ऑलवेज इन्फिनिटी इनफाइनाइट नंबर बनता है, इसलिए कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म का अलग क्वेश्चन बनेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट योर आइसोमरिज्म इन एल्केन्स. नेक्स्ट हेडिंग इज एल्कीन्स. अगला टॉपिक है हमारा ऑफ मिथाइल CH3, पोजीशन ऑफ मिथाइल. नेक्स्ट हेडिंग वी हैव इज एल्कीन्स. In case of alkenes, formula is CnH2n. And now we want to have the isomerism section. सबसे छोटी एल्कीन हमारे पास है 2 कार्बन की. स्मॉलेस्ट एल्कीन इज ऑफ 2 कार्बन. तो एल्कीन CnH2n, smallest alkene is of 2 कार्बन. 2 कार्बन से छोटी एल्कीन नहीं होती. ये फर्स्ट मेंबर C2H4 है. इथीन में नो आइसोमेरिज्म. एक तो वैसे 2 कार्बन है, ना पोजीशन ना चेन. ठीक है, और ना रिंग बन सकता था. आप पहले ही चेक कर लेते हैं हमें सोचना क्या क्या है. हमें सोचना पड़ेगा चेन आइसोमेरिज्म. वी हैव टू थिंक अबाउट पोजीशन आइसोमेरिज्म. Then we have to think about ring chain isomerism, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हो सकता था. और चौथा आपको सोचना पड़ सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब सोचना है जब टोटल आइसोमर्स पूछे जाए. अदरवाइज ये एक स्टीरियो आइसोमर है. अगर तो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछा गया तो पहले 3. These are structural isomers. और अगर स्टीरियो भी बीच में ऐड करना हुआ तो हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी सोचना पड़ सकता है. इसके अलावा एल्कीन्स कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं करती. हाँ, ज्योमेट्रिकल मतलब सिस्ट्रास. C2H4 में इनमें से कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता, यानी इथीन कैन नॉट शो एनी आइसोमेरिज्म. सेकेंड एग्जाम्पल बना C3H6. कन्फर्मेशनल बेटे डबल बॉन्ड आ गया था, रोटेशन हो नहीं सकती. और जो एक सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है सिर्फ वो रोटेट कर सकता है ना, तो इसमें कन्फर्मेशनल भी डिस्कस नहीं कर सकते. हाँ जी, करते रहो नहीं जितने मर्जी. लेकिन कि जल्दी से आगे बढ़ते जाओगे वो नंबर ऑफ आइसोमर्स बढ़ते चले जाएंगे और आपको उतनी देर नहीं आता. हम तो ये अब 6 आप तो C7 भी बना सकते हो, तो बनाने में प्रैक्टिस ये जितना मर्जी का. C3H6 अगर हम स्टार्ट करें, ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन में अगर मैं बनाऊं तो ये बनेगा prop 1ene और prop 2ene होता ही नहीं है.
ठीक है, इसका मतलब इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी 0 हो गई। मैंने लिख दिया नो पोजीशन आइसोमरिज्म। आप बताओ, अगर मैं 3 कार्बन लेके चल रही हूं तो नो चेन आइसोमरिज्म भी आ गया। फिर 3 में चेन कैसे बनाएंगे? और एक स्ट्रक्चर ये बना सकते थे रिंग चेन आइसोमरिज्म, दैट इज पॉसिबल। नहीं, चेन नहीं बन सकती ना, मिथाइल को इधर और उधर लगा नहीं सकता। दिस इज योर रिंग चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल। No cis trans. Can you tell me why no cis trans isomerism? Because double bond is there. डबल बॉन्ड है, फिर cis trans क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है। तो इसका प्रोपीन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बने, एक प्रोपवानीन और एक बना साइक्लोप्रोपेन। ओनली 2 आइसोमर्स। हाँ जी, इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन सेम है। सिस ट्रांस तभी होता है जब एक कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। ठीक है, C4H8। अब आप मुझे बताओ, इसमें तो रिंग चेन पॉसिबल था। रिंग चेन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल। C4H8 में ड्रॉ करो, कितने आइसोमर्स आप सोच पाओगे? ड्रॉ द वेरियस पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8। करो जी, आपने सोचना है सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, एंड ऑल पॉसिबिलिटीज। बेटे, ये टॉपिक जो मैं करा रही हूँ आइसोमरिज्म, ये हाइड्रोकार्बन्स में दोबारा आएगा, तब मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगी जितना मैं अब लगा रही हूँ। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस का ज्योमेट्रिकल ये सारा आइसोमरिज्म का टॉपिक दोबारा से हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आएगा। देन आई जस्ट ब्रीफ इट आउट। तब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि ये टॉपिक क्या है। हाँ जी, हाँ हाँ बोलो। 5 को भी आप बताओ क्या कह रहे थे? इसमें हाँ नहीं, उसमें आपको ये पूछेंगे ना, अगर तो ये फॉर्मूला पूछा, अगर मैं बोलूं C3H6 हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ गया तो 2। लेकिन अगर मैं बोलूं प्रोपीन में कितने आइसोमर्स हैं, तो प्रोपीन तो मैंने खुद बोल दिया, फिर 1। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, C4H8 बनाते चलो जल्दी से। नहीं, ऑब्जेक्टिव, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे हैं। C4H8 में एक तो मैंने बना दिया बुटवानी, और बड़े आराम से आप सोच सकते थे बुटटुईन। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, एक और ड्रॉ कर सकते हैं 2-मिथाइल प्रोपवानीन। दिस इज चेन आइसोमर। ठीक है, देन वी हैव साइक्लोब्यूटेन, देन वी हैव मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इनमें से किसी में सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटी है, ढूंढो वो कौन सा है जिसमें